नमस्कार विद्यार्थियों। आज के क्लास के अंदर साइंस जो है उससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिक। पूर्व की वीडियो के अंदर हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसमें हमने खनिज, अयस्क, धातुक्रम के कुछ चरण हैं उस पर डिस्कस की थी। आज के वीडियो के माध्यम से हम धातुक्रम के पूरे जो चरण हैं उनको कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो के माध्यम से जब है हम पूरा धातुक्रम को समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम धातुक्रम के। तो जो धातुक्रम है तो उससे पहले दो चीज़ें हैं, एक आता है खनिज और एक आता है अयस्क। उसको थोड़ा सा हम रिपीट करके फिर धातुक्रम पे चलते हैं। खनिज और एक होता है अयस्क। खनिज की बात करें तो खनन से प्राप्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जिनसे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा धातु प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। तो ये हमने पूर्व की क्लास में पढ़ भी लिया था। तो अयस्क जो होंगे वो सारे के सारे खनिज होंगे, परंतु खनिज अयस्क हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें धातुक्रम, तो धातुक्रम क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास है अयस्क, और इसको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजार कर जब जो धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है बीच का, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं धातुक्रम। यानी अयस्क से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुक्रम कहलाता है। धातुक्रम के अगर हम बात करें चरणों की, तो कौन कौन से चरण होते हैं? तो देखिए इसमें धातुक्रम के चरणों पे अगर हम फोकस करें तो धातुक्रम का चरण पहला होता है पीसना, दूसरा होता है सांद्रण, तीसरा ऑक्साइड में बदलना, चौथा अपचयन और पांचवा होता है शुद्धिकरण। तो धातुक्रम के चरण जो है वो कितने हैं? तो आपको याद रखना है 5 चरण हैं। सबसे पहला जो चरण आता है पीसना। तो इस पीसने की बात करें तो हमारे पास अयस्क है, उसको बारीक कणों में पाउडर के रूप में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को पीसना कहते हैं। और ये जो पीसना होता है ये स्टाम्प मिल के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो चरण आता है, ये जो पीसा हुआ अयस्क होता है उसका किया जाता है सांद्रण। सांद्रण की बात करूं तो सांद्रण होता है भौतिक अशुद्धियों को हटाया जाता है इसमें। तो भौतिक अशुद्धियां जो अपनी ज्ञान की इंद्रियां हैं, आंखें हैं, उनसे हमारे को जो भौतिक अशुद्धियां दिखाई देती है उनको उस अयस्क में पीसे में से हटाना क्या कहलाता है? सांद्रण। और सांद्रण की 4 प्रोसेस हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय, झागफलन और रासायनिक। अब हम पहले इन चारों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो अगले चरण के अंदर सबसे पहले सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, ये इसका अगला चरण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुरुत्वीय पृथक्करण ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको याद रखना है कि अशुद्धियां और धातु इनके घनत्व में अगर ज़्यादा अंतर है तो इस मेथड का काम में लिया जाएगा, और सभी धातुओं के अंदर गुरुत्वीय पृथक्करण किया जाता है सांद्रण के अंदर। दूसरा आता है चुंबकीय। ये कौन से अयस्कों के लिए सांद्रण में प्रयुक्त किया जाता है? तो कहेंगे लौह अयस्क या चुंबकीय अयस्कों के लिए जो है चुंबकीय पृथक्करण जो है वो काम में लिया जाता है। जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने बताया ही था कि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो बाहर की ओर गिरती है और जो सांद्रित अयस्क है वो अंदर की ओर गिरते हैं, ये याद रखना है। फिर तीसरा था झागफलन की बात करें तो सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने के लिए झागफलन विधि को काम में लिया जाता है। और झागफलन विधि के अंदर एक तो चीड़ का तेल और एक सोडियम एथिल जेंथेट है वो प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम बात करें कि सांद्रण की ये जो झागफलन विधि है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सिद्धांत आपको याद रखना है कि झागफलन विधि जो है वो अशुद्धियाँ तेल में भीगती है और धातु के कण
अशुद्धियाँ जो है वो पानी में भीगती है और तेल के कण जो है वो धातु को भिगोने में प्रयुक्त होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि धातु के कण तेल में भीगते हैं और अशुद्धियाँ पानी में भीगती है। इस सिद्धांत पर ये आधारित है। और झाग पलवन विधि जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगली बात जो आती है वो आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि की बात करें तो रासायनिक विधि ये एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में प्रयोग की जाती है। और बॉक्साइड अयस्क जो है वो पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, दोनों इसमें पानी के होते हैं, ये भी याद रखना है। तो आपको याद रखना रासायनिक विधि का सांद्रण जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अयस्क में प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हो गई सांद्रण की 4 विधियां। अगला जो चरण आता है वो है ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में मतलब सांद्रित जो अयस्क है हमारे पास उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर इसके बाद में चरण आएगा अपचयन, यानी ऑक्सीकृत अयस्क का अपचयन किया जाता है। और जब इसका अपचयन हो जाता है तब अगला लास्ट का चरण आएगा वो शुद्धिकरण। तो 2 चरण हम पढ़ चुके, पीसना और सांद्रण। तीसरा चरण है ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में बदलने के लिए देखिए सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है। इसकी विधियों की बात करें तो 2 विधियां हैं इसकी, एक भर्जन और दूसरी निस्तापन। भर्जन में क्या करते हैं तो आपको समझना है कि भर्जन जो है वायु की कम उपस्थिति में गलनांक से कम तापक्रम पर जो है सांद्रित अयस्क को गर्म किया जाता है। और इसमें सल्फाइड अयस्कों के लिए ज़्यादातर प्रयोग में ली जाती है। और इसमें जो भट्टी काम में लेते हैं उस भट्टी का नाम है परावर्तनी भट्टी। आगे की जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि परावर्तनी भट्टी कैसी होती है। दूसरा जो आता है वो आता है निस्तापन। 2 प्रोसेस होते हैं। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है और गलनांक से कम तापक्रम रखा जाता है। और ये कार्बोनेट अयस्कों के ऑक्साइड में बदलने के लिए काम में ली जाती है। इसमें भी परावर्तनी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें सांद्रित अयस्क को जब ऑक्साइड में बदला जाता है तो अशुद्धियाँ कौन सी हटती है, तो आपको याद रखना है गैसीय अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाती है। इसी तरह से अब अगला चरण देखते हैं। अगले चरण के अंदर आएगा अशुद्धियाँ हटाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले परावर्तनी भट्टी जो है उसको हम देख लेते हैं कि परावर्तनी भट्टी जो है वो कैसी होती है। तो ये परावर्तनी भट्टी के बीच में चूल्हा है। इस चूल्हे के अंदर वो सांद्रित अयस्क जो है वो रखा हुआ है। इसमें मैंने अलग अलग कलर दिखा रखे हैं। जैसे ग्रीन सा कलर है ये दिखाया है हमने सांद्रित अयस्क के रूप में। इसमें रेड कलर और जो वाइट कलर है पिंक सा है थोड़ा सा, और वाइट कलर है वो अशुद्धियाँ हैं। अब आप देखिए ईंधन यहाँ डाला जाता है, ये लीवर लगा होता है, इधर से इसको करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसको जला लेते हैं। ये ताप डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्टली इसमें ताप लगता है। तो ये गलनांक से कम तापक्रम हो गया और इसमें जो वाष्प अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जाती है। यहाँ अर्ध ठोस जो है वो अयस्क बचता है और ऑक्सीकृत अयस्क बचता है। इसको अगले प्रोसेस के लिए काम में लिया जाएगा। ये परावर्तनी भट्टी है। बेकरी के अंदर बिस्किट जो बनाते हैं वो भी इसी प्रोसेस से ही होता है लगभग। ऑक्सीकृत अयस्क का अपचयन, इसमें जो विधि काम में लेते हैं उस विधि को कहते हैं प्रगलन। और भट्टी जो काम में लेते हैं उस भट्टी का नाम है वात्या भट्टी। इसके अलावा प्रगलन में करते क्या हैं, तो आपको याद रखना है प्रगलन के अंदर सबसे पहले जो टेम्परेचर रखते हैं भट्टी के अंदर, तो वो जो है वो गलनांक से अधिक रखते हैं। तापक्रम कितना रखते हैं, तो आपको याद रखना है गलनांक से अधिक। अभी हम पढ़ गए भर्जन और निस्तापन, उसमें गलनांक से कम तापक्रम रखते हैं। जो भी अयस्क धातु है उसका गलनांक जो होगा ना उससे कम रखते हैं। अशुद्धियाँ कौन सी बाहर निकलती है, तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इसमें टेम्परेचर को अधिक बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाए जाते हैं, तो इसमें गालक मिलाए जाते हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। गालक के रूप में 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, एक कोक और एक सिलिका। अब बात करते हैं भट्टी, जो वात्या भट्टी है वो कैसी होती है। तो ये डायग्राम बनाया हमने वात्या भट्टी का। वात्या भट्टी को अगर हम देखें तो ये लगभग 15 से लेकर 20 मीटर हाइट की बनी हुई है। और इस भट्टी के अंदर जो है निर्माण करें इस भट्टी का, तो दोहरी दीवार की भट्टी होती है। इसमें दोनों तरफ वायु सुंडिकाएँ लगी रहती है जो हवा को अंदर भेजती है और जिससे अंदर की जो चीज़ें हैं वो जल जाए और उसका टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। और एक साइड में हम पानी का प्रवेश करवाते हैं, दूसरी साइड से पानी है वो निकास का है, ताकि ये बाहर वाले टेम्परेचर से ये प्रभावित नहीं हो। और इसमें गालक मिला देते हैं। इसमें जो ऑक्सीकृत अयस्क डाला जाता है तो ये डालने का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं कप और कोण विधि। इससे ये डाला जाता है। जब ये चालू करेंगे तो इसको खींच लेंगे तो ये बंद हो जाएगा।
अब इसमें क्या करते हैं, ईंधन जला के और फिर ये दोनों चला देते हैं बॉयलर से, और इनसे ये आग उत्पन्न होती है और टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री से बढ़कर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये सारा जो है वो पिघल गया। ऊपर तैरती हुई जो अपशिष्ट होती है जिसे अधात्री कहते हैं वो अलग पाइप से निकल जाती है, और अपचित जो एशक है वो नीचे जो बना होता है, यहाँ लीवर लगा होगा और इसको वॉल खोल के लकड़ी के जो सांचे होते हैं उसके अंदर इसको निकाल लेते हैं। इसके अलावा इसमें देखो कि गैस ये जो अशुद्धियाँ बची हुई थी वो भी इससे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसें यहाँ से निकल जाएगी। बाकी तैरता हुआ जो अपशिष्ट होगा जिसे अधात्री कहते हैं वो एक साइड से निकाल लेते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से देखो मैंने डायग्राम में भी बताया है कि ऑक्सीकर तैशक जो है वो मैंने पीले कलर में दिखाया है। ये ऑक्सीकर तैशक है जो नीचे तले में आ गया, और ये अलग निकाल लेते हैं। फिर अशुद्धियाँ जो है वो मैंने नीले कलर में दिखाई है यहाँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीले रंग की होती है, आप ऐसे धारणा मत बनाना, बट डायग्राम को समझाने के लिए मैंने इसे बनाया। तो ये अशुद्धियाँ ये ऊपर तैर रही है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। लाल रंग की जो चीज़ें मिलाई वो गालक हैं। ये गालक डाला, ये गालक क्यों डालते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर अधिक करना है। तो गालक भी, ये कुछ भी चीज़ें जो है वो अधात्री के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, तो अपचयित एशक है हमारे, और ये जो डायग्राम है वो है वात्या भट्टी का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं शुद्धिकरण, 5वां चरण। तो पहला चरण था पीसना, दूसरा था सांद्रण, तीसरा ऑक्साइड में बदलना, चौथा था अपचयन, और 5वां चरण है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में जो काम में लेंगे विधि उसका नाम है विद्युत अपघटनी विधि। जिस पात्र में इसे करते हैं उस पात्र को कहते हैं सेल। जिस पात्र में ये किया जाता है उसमें विलयन भी भरा जाता है। तो जिस भी धातु का या अपचयित धातु का जो विद्युत अपघटन करना है उसका सल्फेट विलयन जो है वो घोल के रूप में इस्तेमाल होता है, और अशुद्ध धातु का एनोड होता है और शुद्ध धातु का कैथोड होता है। तो देखिए क्या क्या होता है। तो विद्युत अपघटन विधि में जिस पात्र में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल कहेंगे। अशुद्ध धातु का एनोड होता है यानी प्लस वाला, और कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु का होता है, बिल्कुल ब्लेड जितना पतला होता है। ये वैसे डायग्राम आप कहोगे कि ये तो बड़ा दिखा दिया, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि ये आपने वो जो अभी थोड़ी देर पहले अपचयित एशक जो लकड़ी के सांचों में थे वो सिल यहाँ लगाई और बैटरी से जोड़ दी, और इधर ब्लेड जितना पतला था उसको बैटरी से जोड़ दिया। और सॉल्यूशन जैसे मान लें हम कॉपर का पढ़ रहे हैं ये, तो कॉपर का सल्फेट विलयन इसमें भरा, यानी कॉपर सल्फेट इसमें सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें करंट छोड़ते हैं, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से कॉपर के कण कैथोड पर चिपकने शुरू हो जाते हैं। अशुद्धियाँ इसके नीचे बैठ जाती है जिसे एनोड पंख के नाम से पहचानते हैं। धीरे धीरे इसका क्षय हो जाता है। जब इसका पूर्ण क्षय हो जाए तो इस करंट को रोक देते हैं। यहाँ जब अब हमारे पास जो धातु प्राप्त हुई वो कॉपर है, और जैसे अलग अलग धातुओं में अलग अलग होता है, तो ये जो कॉपर प्राप्त हुआ तो ये होता है 99.99% शुद्ध, और इसमें से सल्फेट विलयन है वो भरा जाता है। एनोड या जिसका विद्युत अपघटन करना हो तो उसको हमेशा एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ इसके साथ और समझ लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत लेपन, जिस किसी का भी विद्युत लेपन करना है उसको एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस पर विद्युत लेपन करना है उसे कैथोड के रूप में। जैसे मान लीजिए चांदी का चम्मच है और उस पर सोने का लेमिनेशन करना है, पानी चढ़ाना बोलते हैं हम भाषा में। तो इसमें क्या करते हैं कि ये चांदी का जो कैथोड, ये सोने की सिल है, करंट प्रवाहित करेंगे। अब बात आती है कि घोल किसका भरेंगे, तो किस पर किसकी पर चढ़ा रहे हैं, तो सोने की चांदी पर चढ़ा रहे हैं, तो सोने को एनोड इस्तेमाल किए। तो जिसका एनोड लेते हैं या जो एनोड के रूप में इस्तेमाल होता है उसी का सल्फेट विलयन लेते हैं। तो यहाँ घोल के रूप में औरम सल्फेट लेंगे। AU सोने का प्रतीक होता है या वैज्ञानिक सिंबल है, संकेत है इसका। तो धीरे धीरे इसके कण निकलेंगे और चांदी की चम्मच पे चिपक जाएंगे। जब पूरा हो जाएगा तो इस विद्युत प्रवाह को रोक देते हैं। तो पहले खाली चम्मच का वजन कर लिया था, अब लेमिनेशन होने के बाद में वजन कर लेंगे, तो जो गैप आएगा वो चांदी सोने की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह से विद्युत लेपन भी इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो धातु प्राप्त हो गई वो 99.99% जो है वो शुद्ध प्राप्त हुई। तो ये था धातु क्रम जो हमने एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो धातु क्रम है वो समझ में आ गया होगा। ये विभिन्न एग्ज़ाम्स जो एसएससी हो, रेलवे हो या आरपीएससी के अन्य कोई भी एग्ज़ाम है उसमें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, उन सब में ये टॉपिक जो है वो कॉमनली आता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।